वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां अपने बात करें टॉपिक की तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी में अपने लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। और ताप के प्रभाव में हमने देखा था कि ताप में जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इससे 2 से 3 गुना बढ़ने पर जो इफेक्ट होता है इसको समझने के लिए पिछली कक्षा में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र देखा था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र ये देखा था हमने। और इसमें आपने देखा था बच्चों कि इन्होंने ये 2 अक्ष लिए, इन्होंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो आपके काइनेटिक एनर्जी है, कणों की काइनेटिक एनर्जी, और एक इन्होंने NE/NT यानी सेकंड अंश। NT मतलब उन कणों के नंबर जिनके पास सेकंड ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है, NT मतलब कुल कणों की संख्या। तो इस सेकंड अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य जब इन्होंने वक्र बनाया तो इन्होंने देखा कि वक्र कुछ इस प्रकार बन रहा है। और इस वक्र में इन्होंने देखा कि मध्यम गतिज ऊर्जा वाले जो कण, मध्यम गतिज ऊर्जा वाले कण, उनका अंश ज्यादा है, जिसे इन्होंने कहा अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र नाम दिया। यानी ऐसे कण जिनके पास मध्यम गतिज ऊर्जा है उन कणों का अंश ज्यादा है, जिन्होंने उच्चिष्ट को अति संभाव्य गतिज ऊर्जा नाम दिया। और ऐसे कण जिनके पास अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से कम ऊर्जा है या से ज्यादा ऊर्जा है, वो कम वाला क्षेत्र ये रहा और ज्यादा वाला क्षेत्र ये रहा, दोनों का अंश क्या है, कम है। तो ये इन्होंने बताया कि जब हम कणों की काइनेटिक एनर्जी और सेकंड अंश के मध्य ऊर्जा वितरण वक्र बनाएंगे तो जिन कणों का अंश कम है और जिन कणों का अंश ज्यादा है, कम ऊर्जा वाले कणों का अंश और अधिक ऊर्जा वाले कणों का अंश, दोनों का अंश मिश्रण में कम होता है। जबकि ऐसे कण जिनके पास मध्यम गतिज ऊर्जा होती है उन कणों का अंश अधिक होता है, जिसे अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। उच्चिष्ट से दर्शाते हैं। ये तो था T डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने वक्र। फिर इन्होंने क्या किया, तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की तो इनका वितरण वक्र कुछ इस प्रकार बना। यह वितरण वक्र बना T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी जैसे ही तापमान में वृद्धि की तो कणों के मध्य टक्कर होने लग गई, और टक्कर होने से कुछ मध्यम गतिज ऊर्जा वाले कण जो है उन्होंने और ऊर्जा ग्रहण की और वो उच्च ऊर्जा वाले कणों में बदल गए। इसलिए ये उच्चिष्ट देखो दाईं ओर चला गया और अब इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है वो देखो ये हो गया। मतलब 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरा गया क्षेत्र, इसको नाम दे देते हैं हम A, B, C और D, जो इतना है। और T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरा गया क्षेत्र आपके देखो इतना हो गया, ये हो गया आपके पास, तो इसको EF। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरे गए क्षेत्र की तुलना में T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरा गया क्षेत्र 2 से 3 गुना है। मतलब तापमान में जैसे ही 10 डिग्री की वृद्धि करोगे तो वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। यह था आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र आरेख या वक्र, जो हम इससे पहली क्लास जो थी उसमें पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट। तो वो जो वेग पर ही ताप का प्रभाव बताने के लिए आर्रेनियस ने भी कुछ सिद्धांत दिया था। आर्रेनियस का सिद्धांत देखते हैं। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए आर्रेनियस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को समझने से पहले आर्रेनियस की अवधारणा समझते हैं। तो आर्रेनियस की अवधारणा यानी आर्रेनियस ने कुछ बातें कही थी, उन बातों के आधार पर भी इनका सिद्धांत देखेंगे। तो देखो आर्रेनियस ने कुछ महत्वपूर्ण जो बातें कही थी, सबसे पहले उन बातों की बात करें तो इन्होंने कहा था
ये अपने पास कोई भी अभिक्रिया है, ये जैसे एक क्षेत्र लिया, इसमें कण है अपने पास, अनेक कण है इस अभिक्रिया मिश्रण में, ये अभिक्रिया मिश्रण इसमें अनेक कण है। तो इन्होंने पहली चीज ये कही कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने कण भाग लेते हैं वो सारे कण उत्पाद में नहीं बदलते हैं, केवल वही कण उत्पाद में बदलेंगे जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर या सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। तो नंबर 1 लिख लेते हैं। उदाहरणों में पहले उदाहरण, इनके अनुसार सभी कण उत्पाद नहीं बनाते हैं, यानी अभिक्रिया में जितने कण भाग ले रहे हैं वो सारे कण उत्पाद नहीं बनाते हैं, केवल सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा वाले कण ही उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। देखो दोनों बातों को समझो, मतलब इन्होंने नॉर्मल बात क्या कही कि एक तो अभिक्रिया में जितने कण भाग ले रहे हैं सारे कण उत्पाद में बदलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उनमें से वही कण उत्पाद में बदलेंगे जिन कणों के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या सक्रियण ऊर्जा से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा है, वो कण उत्पाद में बदलेंगे। और उन्हीं कणों को क्या नाम दिया? सक्रिय अणु। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि सक्रिय अणु कौन से होते हैं, तो ऐसे कण जिनमें उत्पाद बनाने का गुण होता है, अर्थात जिन कणों के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उपस्थित होती है, उन कणों को कहते हैं सक्रिय अणु। फिर बच्चों इन्होंने तीसरी परिभाषा सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा बता दी। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है ये बता दिया इन्होंने। तो सक्रियण ऊर्जा की बात करें तो आरएनएस के अनुसार वह अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, वह अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बना देती है। यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में बदलना है, उत्पाद में बदलने के लिए एक तो अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक यानी आवश्यक ऊर्जा है जो आपको अतिरिक्त लेनी पड़ेगी, यानी जितनी आपके पास है, कणों के पास है, उसके अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बना देती है, उससे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उससे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, उससे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बच्चों उस अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, जो अभिकारक का उत्पाद बना देती है, जिसे E द्वारा दर्शाते हैं। और जिसे दर्शाते हैं किससे बच्चों? E द्वारा दर्शाते हैं। E के द्वारा सक्रियण ऊर्जा को दर्शाते हैं। और बच्चों सक्रियण ऊर्जा है मतलब इसका मान जो है वो कैलोरी में या कह सकते हैं किलो जूल में इसको लिखते हैं। ये इनकी तीन उदाहरण है, एक बार स्क्रीनशॉट ले इन तीनों का। ठीक है, ये तीनों अपने सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो गई। अब इसी के आगे बात करें तो फिर इन्होंने कहा
कि अभिक्रिया मिश्रण में अगर कुछ कण ऐसे हैं जिनके पास सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा है, तो वो कण टक्कर करेंगे और टक्कर के द्वारा वो ऊर्जा ग्रहण करके और सक्रियण अणु में बदल जाते हैं। सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले कण ताप बढ़ाने पर टक्करों से ऊर्जा ग्रहण करके सक्रिय अणु में बदल जाते हैं, सक्रिय अणु में बदल जाते हैं। यानी इन्होंने कहा, क्या कहा कि अभिक्रिया में जो कण उत्पाद बनाने का क्षमता नहीं रखते हैं, वो कण ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उनकी, यानी कणों में टक्कर होगी और टक्कर से ऊर्जा ग्रहण करके और अपनी ऊर्जा क्या कर लेंगे, इंक्रीज, जिससे उनके पास सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो जाएगी। अतः वो भी क्या हो जाते हैं, सक्रिय अणु में बदल जाते हैं, मतलब वो भी उत्पाद बना सकते हैं। और इसमें 5 उदाहरण हम लिख सकते हैं। दहलीय ऊर्जा की परिभाषा, तो देखो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, और दहलीय ऊर्जा क्या होती है, कुल आवश्यक ऊर्जा। किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाने हेतु आवश्यक कुल ऊर्जा दहलीय ऊर्जा कहलाती है, दहलीय ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद अगर आपको बनाना है, तो उसके लिए जो कुल आवश्यक ऊर्जा है वो ऊर्जा ही क्या कहलाती है, दहलीय ऊर्जा। मतलब दहलीय ऊर्जा बराबर आप लिख सकते हो, दहलीय ऊर्जा बराबर होती है आपके सक्रियण ऊर्जा, और इसमें एड कौन सी ऊर्जा रहती है सक्रियण ऊर्जा में, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्लस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का योग जो होता है वो होती है बच्चों आपके दहलीय ऊर्जा। और अगर आपसे कोई पूछ ले सक्रियण ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो आपको केवल इतना बताना है कि अभिक्रिया की जो दहलीय ऊर्जा है, उस दहलीय ऊर्जा में से यदि हम न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को लेस कर दें, घटा दें, तो जो एनर्जी शेष रहती है वही अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा है जो अभिकारक को उत्पाद में बदल सकती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ले इन दोनों का और स्क्रीनशॉट ले। तो ये हो गई बच्चों आपके आरएनएस की 5 उदाहरण। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कहा कि सभी कण उत्पाद नहीं बनाएंगे, केवल वही कण या वही अणु उत्पाद में बदलेंगे जिनके पास सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा है, और उन्हीं कणों को क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं। फिर इन्होंने सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो कहा वह अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा या वह अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद बना देती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जिसको EA के द्वारा दर्शाते हैं। और मापते किसमें, वो ऊर्जा की इकाई जूल, किलोजूल में या कैलोरी के सापेक्ष। फिर इन्होंने बताया कि जिन कणों के पास सक्रिय ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है, जैसे ताप बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनमें टक्कर होगी, और कम ऊर्जा वाले कण टक्कर होने से टक्कर से ऊर्जा ग्रहण करके और सक्रिय अणु में बदल जाते हैं। और एक दहलीय ऊर्जा क्या होती है, तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो कुल आवश्यक ऊर्जा होती है, उस कुल आवश्यक ऊर्जा को दहलीय ऊर्जा कहते हैं। यानी दहलीय ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। और सक्रिय ऊर्जा क्या है, दहलीय ऊर्जा में से वापस आप न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा लेस कर दो तो शेष ऊर्जा क्या होती है, आपकी सक्रिय ऊर्जा होती है। ये बच्चों आपके 5 अवधारणाएं हैं। इन 5 अवधारणाओं के आधार पर आर्यनियस ने एक सिद्धांत दिया।
तो उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर आर्यनियस ने सिद्धांत दिया। तो बात कर लेते हैं आर्यनियस के सिद्धांत की। आर्यनियस का सिद्धांत। तो अवधारणाओं के आधार पर वेग तथा ताप में संबंध बताने, वेग तथा ताप में संबंध बताने हेतु अवधारणाओं के आधार पर आर्यनियस ने एक सिद्धांत या समीकरण दिया जो निम्न है। तो इन 5 अवधारणाएं जो भी हमने पढ़ी थी उनके आधार पर आर्यनियस ने एक सिद्धांत बनाया, एक समीकरण दिया जो आपके क्या है, जो आपके के यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग इज इक्वल होता है ए चरघातांकी गुणांक e टू द पावर माइनस EA बट्टा RT, या E क्या है, बेस है। ये इन्होंने एक क्या दिया, समीकरण दे दिया, जिसे क्या कहते हैं, आर्यनियस समीकरण। यह आर्यनियस का समीकरण जो आपसे पूछा जाता है। तो आर्यनियस समीकरण 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आर्यनियस समीकरण क्या है, K इज इक्वल होता है A डॉट e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। जहां देखो लिख लेते हैं क्या है, जहां K तो क्या है आपके वेग स्थिरांक बोल दो इसको, या विशिष्ट अभिक्रिया बोल दो, वेग स्थिरांक या कह सकते हो विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यहां बच्चों ए है आपके चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक। यहां पर आपके ई ए क्या है, सक्रिय ऊर्जा है बच्चों, ई ए क्या है, सक्रिय ऊर्जा। आर बच्चों आपके गैस स्थिरांक या नियतांक, गैस नियतांक। और बात करें टी की, तो यह आपके परमताप है, ठीक है, परमताप। तो आर्यनियस ने जो 5 अवधारणाएं जो भी हमने पढ़ी थी उन अवधारणाओं के आधार पर अभिक्रिया के वेग और ताप में संबंध बताने के लिए एक समीकरण बनाया या एक सिद्धांत दिया जो कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो चरघातांकी गुणांक की धातु के सापेक्ष वृद्धि करता है। जो यह आपके k इज इक्वल ए डॉट e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां k तो क्या है, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, एक चरघातांकी गुणांक है, R आपके गैस नियतांक है, T जो है परमताप है, और EA जो है वो क्या है, सक्रिय ऊर्जा होती है। लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ये है बच्चों आपके आर्यनियस का सिद्धांत। अब आर्यनियस के सिद्धांत में हम 2 मेथड पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकीय मेथड पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे भिन्न भिन्न तापों पर सक्रिय ऊर्जा की गणना, यानी सक्रिय ऊर्जा की गणना के लिए पढ़ेंगे हम सक्रिय ऊर्जा की गणना, सक्रिय ऊर्जा जिसे आप ई से दर्शाते हो की गणना। तो आप सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है। नंबर 1 है आपके ग्राफिकीय विधि, ग्राफिकीय विधि। और इस ग्राफिकीय मेथड की बात करें तो ये आपका मेथड जो है ये कैसे बनाया वो देखो, आपके न्यूमेरिकल टाइप है डेरिवेशन। तो k इज इक्वल होता है आपके a डॉट e टू द पावर माइनस EA बटा RT। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, आर्यनियस समीकरण, आर्यनियस समीकरण है ये। अब देखो ये आर्यनियस समीकरण जो है इसमें दोनों ओर लोग ले लेते हैं। तो इक्वेशन
एक में दोनों ओर ln लेने पर, दोनों ओर ln ले लेते हैं, लघु गुणक, प्राकृतिक लघु गुणक, तो ln k इज इक्वल ln a गुणा e टू दी पावर माइनस e a बटा RT। और बच्चों आपको पता होगा कि ln x गुणा y जो होता है, इसको आप ln x प्लस ln y लिख सकते हो। यानी सॉरी, अपने पास वापस देखते हैं एक बार ग्राफिकीय विधि। ग्राफिकीय विधि सेकंड ऊर्जा की गणना करने के लिए, तो सबसे पहले आर्यनीय समीकरण के अनुसार, आर्यनीय समीकरण के अनुसार, और आर्यनीय समीकरण अभी पढ़ा था हमने, क्या कहता है, आर्यनीय समीकरण कहता है आपके k इज इक्वल होता है a डॉट e टू द पावर माइनस e a बटा RT। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में दोनों ओर ln या log लेने पर, ln यानी प्राकृतिक लघु गुणक लेने पर ln ले लेते हैं, तो देखो ln k इज इक्वल ln a गुणा e टू दी पावर माइनस e a बटा RT। तो जो log का पद होता है ln x गुणा y जो है, इसको आप लिख सकते हो ln x प्लस ln y। तो देखो ये लिखा आपके गुणा में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ln k इज इक्वल ln a प्लस ln e टू दी पावर माइनस e a बटा RT। देखो ln प्राकृतिक लघु गुणक है और e क्या है, एंटी लॉग, तो ये क्रॉस हो जाएंगे, तो रह गया क्या, ln k इज इक्वल ln a, और यह आ जाएगा माइनस e a बटा RT। ये कंप्लीट आ जाएगा आपको। इसको देता हूं मैं इक्वेशन 2। अब बच्चों एक ln जो होता है, इसमें होते हैं 2.303 log 10, तो इसको ln को log 10 में बदल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में ln को log 10 में बदलने पर देखो हमने किया क्या है, ग्राफिकीय विधि क्या आ गया आपको, आर्यनीय समीकरण में पहले दोनों ओर हमने प्राकृतिक लघु गुणक लिया है, और जैसे प्राकृतिक लघु गुणक लिया है तो आपका पद ये बन गया, और जब x और y गुणा में होते हैं तो ln x प्लस ln y लिख सकते हैं। तो ये देखो गुणा में, तो इसको प्लस में लिख दिया, log और एंटी लॉग अपोजिट होते हैं तो कट जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ln a माइनस e बटा RT हो गया। बच्चों ln को हम log 10 में बदल लेते हैं, कारण क्योंकि अपने पास log 10 की वैल्यू होती है, तो ln को log में बदलने पर, तो देखो ln को log में बदल लेते हैं। जैसे ln को log में बदलेंगे तो एक ln में कितने लोग होते हैं, 2.303 लोग, तो यहां लिख देता हूं अपने 2.303 log 10 के बराबर 2.303 log 10 a माइनस ई ए बटा RT। इसको दे देता हूं बच्चों में इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में सभी में 2.303 का भाग दे देते हैं। तो इक्वेशन 3 में सभी पदों में 2.303 का भाग देने पर, तो अपने जो इक्वेशन 3 है इसमें प्रत्येक पद में 2.303 का भाग देते हैं। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब ये देखो अपने पास इसमें भाग देते हैं, तो अपने पास क्या है, 2.303 log 10 के बराबर 2.303 log 10 a माइनस ई ए बटा RT। इन सब में आपको भाग देना है 2.303 का। ये इक्वेशन 2 था, तो इसमें देखो 2.303 भाग दे देते हैं 2.303 log 10 के
इज इक्वल 2.303 log 10 a, और इसमें भी भाग दे देते हैं 2.303 का माइनस ई ए बट्टा, इसमें पहले 2.303 का भाग देते हैं, ये रह गया आपके आर टी। सोल्व कर लेते हैं तो देखो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस तो रह गया क्या, log 10 के इज इक्वल में रह गया आपके log 10 a माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी। ये होता है बच्चों आपके ग्राफिकीय मेथड सेकंड ऊर्जा निकालने का, सेकंड ऊर्जा ज्ञात करने का ग्राफिकीय मेथड है बच्चों ये आपकी। अब देखो इस ग्राफिकीय मेथड की बात करें तो देखो अपने पास ये जो समीकरण आ रहा है, ये अपने समीकरण जो दिया हुआ है, इस समीकरण को देखो, या इस समीकरण को नहीं देखना चाहते तो आप अंतिम समीकरण को देख लो, ये अपने पास जो दिया हुआ है इस समीकरण को देखो, आप इसको देख दो, मैं इक्वेशन 3 ग्राफिकीय मेथड है मतलब ग्राफ तो बनाना है, तो देखो इक्वेशन 3 एक सरल रेखीय समीकरण, सरल रेखीय समीकरण y बराबर mx प्लस c है। देख लो ये y बराबर mx प्लस c है या नहीं, देखो y कितनी है, c की जगह आपके पास ये रहा, x की जगह देखो 1/t आ जाएगा, रैम की जगह e अपॉन 2.303 r है, तो बना देते हैं हम। तो ये ले लिया आपने, x ले लेते हैं, ये ले लेते हैं y x, यह आ जाएगा 1/t, और यहाँ देखो आपके पास ये पद आ जाएगा log 10 k, तो ये ले लिया आपने यहाँ log 10 k, यानी आप कह सकते हो log 10 k तथा केवल के भी कह सकते हो, तथा 1/t में संबंध बताने वाला आरेख, संबंध बताने वाला आरेख या केवल आरेख, एक के तथा 1/t में आरेख, तो अपने आरेख बना देते हैं। तो इस सरल रेखीय समीकरण ये ले लेते हैं, या आपके वो अंतःखंड और या आपके क्या ढाल, देखो C अंतःखंड तो log 10 a आ जाएगा, ये log 10 a, और ये आपके क्या ढाल, इस ढाल में क्या आ जाएगा आपके, ये देखो माइनस ई ए बटा 2.303 आर, तो माइनस 2.303 बटा ई ए बट, सॉरी थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं, माइनस ई ए बट्टा है, ये किसके बटे में, ई ए के बटे में, ई ए बट्टा 2.303 आर, तो ये आपका क्या है 1/t और log 10 में संबंध का आरेख, यह आपका कंप्लीट ग्राफिकीय मेथड है। देखो सबसे पहले जो आर्यनीय समीकरण है, दोनों ओर प्राकृतिक लॉग लिया, प्राकृतिक लॉग ले लिया, लॉग के पदों को सोल्व किया, लॉग और एंटी लॉग क्रॉस हो गए, ये बन गया, ln को log में बदल दिया, और प्राप्त सभी पदों में 2.303 का भाग दिया, तो अपने पास आ गया log 10 के बराबर log 10 है माइनस ई ए बट्टा 2.303 आरटी। इसको देखो ये एक सरल रेखीय समीकरण है, तो हमने ये सरल रेखीय समीकरण बता दिया, या कह सकते हैं के और 1/t में आरेख बनाया, तो ये आपका आरेख बना, जहां ये log 10 के y अक्ष पर आ गया, 1/t x अक्ष पर आ गया, ये अंतःखंड, ये ढाल है, क्लियर। तो ये है बच्चों आर्यनियस का ग्राफिकीय मेथड सेकंड ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। आज की क्लास को यही नाम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।